हाय एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा। नमस्कार। आज हम पढ़ाई करेंगे टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट प्लान इन इंडिया। ये सारे टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट प्लान की ही आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे एनपीएस ट्रस्ट, अटल पेंशन योजना, एलआईसी। इन सब क्या कहते हैं, हर इन सब जो प्लान्स हैं इनमें एक चीज कॉमन है, या तो आपको उसके लिए काम करना पड़ता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर आपको रिटायरमेंट अपना सिक्योर करना है, या तो आपको कोई ना कोई पैसे देने पड़ते हैं अगर आपको अपने रिटायरमेंट प्लान को लेना है। इससे एक बम्पर प्लान है रिटायरमेंट का, वो है बागबान पिक्चर। आप अपने बच्चों को हर रोज बागबान दिखाओ, जैसे मेरे माता पिता ने मेरे को हर रोज बागबान दिखाई है, तो अपने आप ही आपका रिटायरमेंट सिक्योर हो जाएगा। बात समझ में आती है? हाँ। तो ये बागबान पिक्चर इज रिटायरमेंट प्लान। अब बात करते हैं हम एनपीएस ट्रस्ट के और रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में कि हमारे एग्जाम रेलिवेंट क्या होगा। और जो एग्जाम नहीं दे रहे, जिनको वैसे अपने रिटायरमेंट के बारे में पता करना है, वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। चलो जी। अच्छा, ये बेटा एनपीएस ग्रेड बी का कोर्स है, आपका पेपर आने वाला है, कोर्सेज वोर्सेज ले लेना, मैं अवेलेबल हूँ। चलो जी। टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट प्लान इन इंडिया। किस किस तरीके से गवर्नमेंट हमें सिक्योर करने के लिए रेडी है, किस किस तरीके से प्लान है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। एक है इंश्योरेंस बेस्ड पेंशन प्लान। इंश्योरेंस बेस्ड पेंशन प्लान, इसके अंदर हम ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो अलग अलग तरीके से हमें रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए स्कीम देती रहती है हमें। एक है नॉन इंश्योरेंस बेस्ड पेंशन प्लान। इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी का लेना देना नहीं है, इसमें हमारा जो एम्प्लॉयर है वो हमें क्या कह रहा है कि हमें रिटायरमेंट सिक्योर करने के लिए कह रहा है कि हाँ मैं हूं, तुम काम करो। और तीसरी टाइप की बात है गवर्नमेंट की अलग अलग रिटायरमेंट स्कीम्स। ये तो इंश्योरेंस कंपनियां होगी, गवर्नमेंट भी कोई ना कोई स्कीम लेके आती है, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। बात में आती है? हाँ। हम पहला पढ़ाई करते हैं इंश्योरेंस बेस्ड पेंशन प्लान। इसके अंदर क्या है, these pension plans are also called personal pension plan. These pension plans can be availed through life insurance. हम सिर्फ से इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, इंश्योरेंस कंपनी आप हमारा बुढ़ापा सिक्योर करो, ठीक है, हम आपको कुछ ना कुछ पैसे देते रहेंगे। अगर आगे जाके हम मतलब एक टाइम पे जब हमारी अर्निंग्स बंद हो जाएंगी, पर्टिकुलर डिफाइंड पीरियड होता है, तब आप हमें कुछ ना कुछ महीने का, क्वार्टरली, ईयरली कुछ ना कुछ पैसे देते रहना। और जब हम आपको पैसे देंगे आप वो इन्वेस्ट करो, जनरली रिस्क फ्री सिक्योरिटीज के अंदर, जिसका ट्रेंड अब मूव हो रहा है धीरे धीरे। आपके पास ऑप्शन है, आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी से हट के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, पढ़े हम इसके बारे में। These pension plans are also called personal pension plan. These pension plans can be availed through life insurer. कोई भी, जरूरी नहीं एलआईसी, कोई भी। Personal pension plans are not linked to your employer. इसमें एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं है। आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, उनको बोल रहे हैं मुझे कुछ रिटायरमेंट के लिए आप कुछ स्कीम बताओ, है? हाँ, तो देयरफॉर योर एम्प्लॉयर विल नॉट कंट्रीब्यूट। अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जगह कोई रिटायरमेंट प्लान ले रहे हो, तो आपका एम्प्लॉयर उसमें थोड़ा ना कंट्रीब्यूट करेगा। बात समझ में आती है? हाँ। अब तीन टाइप के पर्सनल पेंशन प्लान होते हैं। एक है डेफर्ड एनुटी। डेफर्ड एनुटी का क्या मतलब है? डेफर्ड का मतलब बेटा पता है, डिले। हाँ, हम धीरे धीरे कर करके पैसा दे रहे हैं और फिर आगे जाके हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेंगे। इसका मतलब यही है। लेट टू बेटर अंडरस्टैंड द डेफर्ड एनुटी प्लान, लेट अस ब्रेक इट डाउन। डेफर्ड मीन्स डिले, एनुटी मीन्स फिक्स्ड पे आउट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हमें एनुटी बांध दी जाएगी, जब हम पैसा देते रहेंगे, एक टाइम जब खत्म हो जाएगा, जब हमने पैसे देने की अवधि खत्म होगी, तब इंश्योरेंस कंपनी हमें एन्युटी के रूप में पैसा वापस करती रहेगी। ये आपके रिटायरमेंट के लिए आपको मंथली कुछ पेमेंट आ रहा है, जिससे आप अपना खर्चा वर्चा करो। देयरफॉर इट इज इन अ डेफर्ड एन्युटी प्लान यू डिसाइड अ फ्यूचर डेट। आप फ्यूचर डेट के बारे में डिसीजन लेते हो फ्रॉम व्हेन यू वांट टू स्टार्ट रिसीविंग द एनुटी पेमेंट। जनरली कहते हैं कि मैं 50 से ऊपर काम नहीं करूंगा, मैं 55 से ऊपर काम नहीं करूंगा। आजकल लोग कह रहे हैं मैं 40 से ऊपर काम नहीं करूंगा, मैं 40 से जितना काम कर लिया। जनरली जो हमारी रिटायरमेंट की एज है वो लोग कम करते आ रहे हैं कि हम इतने एज तक काम करेंगे, फिर हम लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। चलो एग्जाम्पल, a deferred annuity plan for a term, deferred period or vesting period of 25 years will begin only after 25 years. 25 years का आपने प्लान लिया तो उसके बाद वो एनुटी स्टार्ट होगी। इट मीन्स यू विल कॉन्ट्रीब्यूट प्रीमियम्स। आप प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते रहोगे फॉर 25 years एंड रिसीव एनुटी आफ्टर 25 years। 25 साल तक आप पैसा देते रहो, फिर आपको जो उतना उन्होंने बोला है वो आपको पैसा अपना वापस करते रहेंगे, उतना एनुटी के रिस्पेक्ट में। मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। यू कैन चूज टू पे सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम। नॉर्मल बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब इसके अंदर बेनिफिट क्या, हम ये बात करते हैं। इन अ डेफर्ड एनुटी प्लान देयर आर टू फेजेस। एक्यूमुलेशन फेज, आप जब एक्यूमुलेट कर रहे हो अपनी वेल्थ को, पैसा दे देके उसको हम एक्यूमुलेशन, जब आप प्रीमियम देते रह रहे हो 25 साल तक, उस फेज को बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज।
और फिर वो खत्म होने के बाद आपका इनकम फेज स्टार्ट होता है, जब आपको एन्युटी वापस करना स्टार्ट करती है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी। एट द एंड ऑफ एक्यूमुलेशन फेज यू कैन विड्रॉ वन थर्ड, आप अपने कॉर्पस का वन थर्ड विड्रॉ कर सकते हो, एंड बाकी के टू थर्ड से आपको एन्युटी बाय करनी पड़ेगी जो आपको रेगुलर पेमेंट देती रहे। बात समझ में आती है? यू कैन क्लेम टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 CCC फॉर एन इन्वेस्टमेंट इन एन्युटी, हाउएवर द पेंशन्स आर टास्क। मतलब जब आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को, तब आपको 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती रहेगी, जो हमारा ATC के अंदर अंदर काफी सारे हैं, तो आप उसमें डिडक्शन ले सकते हो। बट जब आपको पेंशन वापस मिलेगी, इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको पैसा वापस करेंगे, अगर वो टैक्स स्लैब से ऊपर जा रहा है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। बात समझ में आती है? हाँ, हमें समझ में आती है। अब डेफर्ड एन्युटी जो आप मंथली पेमेंट्स या फिर कैसे भी पेमेंट्स कर रहे हो, उसके अंदर दो टाइप, एक थोड़ा सा लेस रिस्की और एक थोड़ा सा रिस्की। ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लान की कंट्रीब्यूशन, जो आप पैसा दे रहे हो वो जा कहाँ रहा है, द कंट्रीब्यूशन और प्रीमियम पेड टूवर्ड्स दीज प्लान आर मोस्टली इन्वेस्टेड इन डेट इंस्ट्रूमेंट। उसके अंदर फिक्स्ड पे आउट होता है ना। ट्रेडिशनली डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट होता था कि हाँ हमें मतलब इतना परसेंटेज आता रहे। जहाँ पे भी आप इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे रहे हो, वो डेट इंस्ट्रूमेंट में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अच्छे अच्छे, जहाँ पे हाँ कि हाँ ये अपना पैसा देते रहेंगे, बट येस बैंक जैसे नहीं, आपको पैसा आता रहेगा। बात समझ में आती है? लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दीज आर बेस्ट सूटेड फॉर रिस्क एवर्स, मेरे जैसे लोगों के लिए, हमें रिस्क पसंद नहीं है, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड लो रिस्क। ट्रेडिशनल प्लान के अंदर ये होता था भाई लो रिस्क, अब अपना क्या कहते हैं अपना ये डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलो, इसके बाद आया थोड़ा सा रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट। हम कह रहे हैं यार जिंदगी एक, थोड़ा सा लगा दो पैसा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। In unit linked insurance plans, you can choose to allocate your investment in different assets like equity, debt और mixture of both। आप कह रहे थोड़ा इक्विटी भी खेल लो। Based on your choice of asset class, you will have to assume high or low risk। उसमें वो बता दिया जाएगा कि इसका हाई रिस्क है, इसका लो रिस्क है। जैसे ब्लू चिप कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा सा लो रिस्क है, मिड कॉर्पोरेट्स में लो मतलब जो नीचे वाले हैं तो उनमें और ज्यादा रिस्क है। बेस्ड ऑन योर रिस्क यू विल अर्न हाई रिटर्न्स और मीडियम रिटर्न्स। ये एग्जाम्पल है बेटा, देखो HDFC भी दे रहा है ना, गवर्नमेंट तो है नहीं है। HDFC लाइफ क्लिक टू रिटायरमेंट प्लान, ICICI प्रूडेंशियल इजी रिटायरमेंट प्लान, मैक्स लाइफ गारंटेड लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान, LIC न्यू जीवन शांति प्लान, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। बात समझ में आती है? अभी हमने डेफर्ड एन्युटी के बारे में पढ़ा, अब हम क्या कह रहे हैं, इमीडिएट एन्युटी। ये क्या होता है कि जब जनरली एक अब लोग लेते हैं कि जब एक कम एम्प्लॉय रिटायर होता है तो एम्प्लॉयर उसको एक छोटी मोटी पेमेंट करता है, ग्रेचुटी की, छोटी नहीं तो अच्छी खासी पेमेंट भी होती है, कोई कोई अच्छी अच्छी कंपनी करती है, तो ग्रेचुटी या फिर छोटे मोटे जो उसकी सैलरीज के ड्यूज है सब कुछ होता है, मिला मिला के थोड़ी अच्छी अमाउंट हो जाती है। तो वो क्या बोलता है, इस मोटी अमाउंट को, इस पर्टिकुलर अमाउंट को वो जाके इंश्योरेंस कंपनी को देता है, ये पूरी पेमेंट आप पकड़ो और इसकी एन्युटी मेरे को आज से आज बांध दो, मैं रिटायर हो गया, मेरे को महीने के महीने इतना पैसा चाहिए, ये लो पैसा और इमीडिएट एन्युटी स्टार्ट करो। इन इमीडिएट एन्युटी प्लान यू स्टार्ट रिसीव एन्युटी पेमेंट इमीडिएटली। बेटा इमीडिएट लिखा तो मतलब इमीडिएट कुछ ना कुछ तो होगा ना। फॉर दिस यू आर रिक्वायर्ड टू पे अ लंप सम प्रीमियम। बात समझ में आती है बेटा, जो इकट्ठा पैसा है ना उसको बोलते हैं लंप सम प्रीमियम, अभी के अभी दे दो, फिर वो आपकी एन्युटी बांध देंगे। आफ्टर विच you will start receiving the annuity payments immediately or after a year of paying the premium। जैसा भी आपकी क्या कहते हैं डीलिंग होगी। You can choose the payment frequency to be monthly, quarterly, half yearly और yearly, जैसे आपकी इच्छा हो बेटा। एक और बात आती है इंश्योरेंस के अंदर, अभी हमने बात करी थी कि हाँ हमने कुछ पैसा दिया और हमें बाद में पैसा रिसीव हो रहा है, डेफर्ड एन्युटी है तो हम धीरे धीरे पेमेंट दे रहे हैं, बाद में हमें एन्युटी के रूप में पैसा मिल रहा है, या इमीडिएट एन्युटी, हमने इकट्ठी पेमेंट करी और अब आज से एन्युटी हमारी स्टार्ट हो गई। एक हमारा इंश्योरेंस बेस के अंदर है कि आप अपने एक्यूमुलेशन फेज में आप पैसा दे रहे हो और आपकी डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर आपका इतना कॉर्पस इकट्ठा नहीं हुआ, तो जो आपके पीछे आपके डिपेंडेंट लोग हैं उनको क्या मिलेगा, उनको क्या सिक्योरिटी है। तो पेंशन प्लान्स और रिटायरमेंट प्लान्स विच कवर्स विद लाइफ कवर, इसके अंदर लाइफ कवर भी होता है। पे द सम अश्योर्ड टू द नॉमिनीज इफ द पॉलिसी होल्डर डाइज। अगर आप पैसा देते देते ही आप अल्लाह जी को प्यारे हो गए तो आपके नॉमिनीज को पैसा मिल जाएगा जितना आप सोच के बैठे हुए थे ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन स्टेट। जब आप पैसा दे रहे हो करते करते अगर आपकी थोड़ी सी डेथ हो गई, थोड़ी सी क्या बेटा डेथ हो गई, फिर आपके नॉमिनीज को आपको पैसा दे दिया जाएगा।
पेंशन प्लान विदाउट लाइफ इंश्योरेंस कवर ओनली पे कॉर्पस बिल्ट। इसका क्या मतलब है, अगर आपने पेंशन अपना लाइफ कवर नहीं ले रखा तो जितना आप इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट कर रहे हो उतना ही वापस मिलेगा। अगर आपका लाइफ कवर है तब आपको पूरा जो उसके अंदर LIC में उन्होंने बताया कि इन केस डेथ हो जाती है तो कितना पेमेंट मिलेगा, तब आपको वो पेमेंट दी जाएगी। बात समझ आती है। पेंशन प्लान विदाउट लाइफ इंश्योरेंस कवर ओनली पे द कॉर्पस बिल्ड, जितना आपने पेमेंट करी है उतना ही वापस मिलेगा उस केस के अंदर विद इंटरेस्ट जो भी होगा टू द नॉमिनी इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर डाइड इन द एक्यूमुलेशन स्टेज। बात समझ आती है। हाँ, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका हमारा LIC है। ठीक है, हमें तीनों बातें समझ में आती है, हमें डेफर्ड एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी या हमें पेंशन विद और विदाउट लाइफ कवर समझ में आता है। और बताओ सर, ये इंश्योरेंस लिंक्ड हमारे रिटायरमेंट प्लान हमने समझ लिया, हमें और बताओ ये हमारा एम्प्लॉयर हमारे साथ कैसे ट्रीट करता है, वो हमें क्या रिटायरमेंट के बेनिफिट देता है। वो है नॉन इंश्योरेंस बेस्ड पेंशन प्लान। इसके अंदर बेटे ये एम्प्लॉयर के रिलेशन में हम पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। नॉन इंश्योरेंस बेस्ड पेंशन प्लान आर बेटर नोन एज वर्क बेस्ड पेंशन प्लान। बेटा आपको हर जगह काम करना है ना जाके, हाँ सेबी में काम करोगे, NPS में जाके काम करोगे, आप RBI में जाओगे, आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, आप तभी तो सारा पढ़ाई कर रहे हो। अब वो आपको क्या देंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। These pension plans are set up by the employer to help employees save for retirement। ठीक है। इन द पेंशन प्लान बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट, आप दोनों उसमें पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो टू द रिटायरमेंट फंड, कि हाँ अभी हम पैसे इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे, एंड में हम इसमें से पैसा धीरे धीरे करके निकालते रहेंगे, हम अपने एम्प्लॉय को सिक्योर करके चल रहे हैं। योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा और एम्प्लॉयर अपने पल्ले से कुछ पैसा डाल देगा। ठीक है। वर्क बेस्ड पेंशन प्लान के तीन टाइप है। एक है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। बेटे ये फोटो देख कर लग रहा है, हाँ ये सरकारी बाबू लग रहे हैं ना, हाँ तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान भी वही है। वो कह रहे हैं कि आपकी जितनी सैलरी है, जितनी आपको सैलरी रिसीव हो रही है उसके हिसाब से आपको मंथली पेमेंट मिलती रहेगी जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। उन्होंने बोला इन दिस प्लान, बेटा सब इसी के लिए मरते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब करते हैं। डिफाइंड बेनिफिट पहले ही बता दिया कि आपको इतनी पेमेंट मिलती रहेगी, कोई कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। इन दिस प्लान द बेनिफिट्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक years of service left and salary. In India, public sector bank pension and central civic service pensions are example of defined benefit pension plan. As the amount of pension to be received is known beforehand in the defined pension plan, it gives you flexibility to chalk out your finance and plan for goals accordingly. अब जब भी सरकारी बाबू बनते हो तब वो डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको कितनी हाईएस्ट सैलरी एंड में आपने विड्रॉ करी, उसका कुछ परसेंटेज कहते हैं या आपको हम हमेशा के लिए देते रहेंगे। जनरली 1/3 या फिर जो भी उनका निकालने का तरीका होता है 1/3 प्लस DAVA ऐड कर करके बेटा वो कट्ठा आपको देते रहेंगे। वो डिफाइंड उन्होंने पहले ही बता दिया आपको। तब इस तरीके से अगर आपको पता है कि आपको इतना इतना पेमेंट मिलने वाला है, अपने फाइनेंसिस को आप बेटर प्लान कर सकोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी, डिफाइंड बेनिफिट प्लान में एक इंपॉर्टेंट फीचर है, आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी सर्विस के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। बात समझ में आती है। हाँ, इसके बाद आता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान, इसको बोलते हैं हम DBO, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। अगर हम एम्प्लॉयर के रिस्पेक्ट में बात करें, जब वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा ना, उसको आपको जिंदगी भर पेमेंट करनी है, जिंदगी भर आपको वो डोसे खिलाएगा, कोई ना कोई सामान वामान खिलाता रहेगा, तो वो कह रहा है मेरे को आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जो उनका एम्प्लॉयर का निकालने का तरीका है, उनकी लाइबिलिटी आगे जाके जो आपको जिंदगी भर खिलाएंगे, तो वो कहता है हम डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, हम इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे अपने एम्प्लॉयज के लिए, उसको DBO बोलते हैं। इतना आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। इसके बाद है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। इसके अंदर का हमें कोई लेना देना नहीं, हम कितनी पेमेंट करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम एम्प्लॉयर कह रहे हैं मैं अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दोनों का मिलकर जितना पैसा होगा और जितना रिटर्न कमाया जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, उतना रिटायरमेंट करते को पैसा मिल जाएगा। बात समझ आती है। एम्प्लॉयर की सरदर्दी खत्म, वो कह रहा है मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, बात उधर ही रफा दफा। इन दिस प्लान द बेनिफिट्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स मंथली कंट्रीब्यूशन। हम मंथ के मंथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। DBO, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के अंदर हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। ठीक है।
In defined contribution retirement plan, the pension amount or value of retirement benefit is not known. बेटे पता ही नहीं है ना कितना हम इंटरेस्ट कमाएंगे, क्या इन्वेस्टमेंट होगी, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हमें पता ही नहीं हमें एंड में कितना पैसा मिलेगा। आप चेक कर सकते हो साल दर साल जो भी होगा, बट आपको पता नहीं है कि एंड में कितना पैसा हो जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ रिटायरमेंट कॉर्पस डिपेंड ऑन बोथ वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड एंड रिटर्न्स जनरेटेड थ्रू देयर इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आती है, हमने कितना कंट्रीब्यूशन किया, हमारे एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, और प्लस कितना उस इन्वेस्टमेंट ने हमें अर्न करके दिया, उस हिसाब से हमारा एंड में पता चलेगा हमें कितना पैसा मिलना है। A defined amount is contributed by employer and employer or both over a period and is invested. The final corpus determines the retirement benefit. बेटे ऊपर की बातों को वापस लिख दिया गया। आगे अब आई बात हाइब्रिड प्लान, मिक्सचर ऑफ बोथ। इसके अंदर डिफाइंड बेनिफिट भी है और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन भी है। जनरली बेटे पीएसयू, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बेटे दोनों जगह से फायदा उठाते हैं बेटे ये ईपीएफओ में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है उसमें भी कंट्रीब्यूट करवाते हैं, और इनको जो एम्प्लॉयर है वो भी इनको रिटायरमेंट डिफाइंड बेनिफिट प्लान भी देता रहता है। तभी बेटे जो सरकारी बंदे हैं वो अपने रिटायरमेंट के बाद ज्यादा एंजॉय करते हैं। बात समझ में आती है? हाँ बेटे, ये मिक्सचर है, दोनों डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का पैसा भी उनको मिलता है और डिफाइंड बेनिफिट जो उनको रिटायरमेंट पे 1/3 या फिर कुछ भी परसेंटेज ऑफ सैलरी वो भी मिलती रहती है। बात समझ में आती है? हाँ। अब आगे रिटायरमेंट स्कीम्स के बारे में। गवर्नमेंट ने कहा हमने इंश्योरेंस वालों को, जिनके पास थोड़ा मोड़ा पैसा है, जो पैसा दे सकते हैं हर साल दर साल 25 साल तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं, हमने उनको ध्यान रख लिया। हमने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो रिलेशन है उनको भी ध्यान रख लिया। अब इन सब के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आई है, कुछ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के रिस्पेक्ट में भी और कुछ हमारे जैसे छोटे मोटे दुकानदार के रिस्पेक्ट में भी। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च वेरियस रिटायरमेंट प्लान फॉर सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी हमारा आगे जाके ध्यान रखने के लिए। इसके अंदर क्या क्या है? सबसे पहले एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बेटे जो डिफाइंड बेनिफिट या कंट्रीब्यूशन के अंदर गवर्नमेंट वाले तो आते हैं, बट प्राइवेट वाले के अंदर भी तो आपका ईपीएफ कटता है ना, रोज का रोज आपको बेटे आता है ना मंथ एंड पे कि हाँ पीएफ आपका इतना जमा होके आपका क्या कहते हैं वहां पे जमा हो गया कट के, आपको पता है? हाँ, आपका यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपको पता है ना, जो जो वर्किंग है उनको पता होगा, पता होना चाहिए कि उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या है। आप जाओ उसको जाके अपना लॉगिन करो, मैं आपको या फिर उसका कुछ ना कुछ अपने क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे ना उसका एक अपना लॉगिन करके दिखा दूंगा मेरे कौन कौन से एम्प्लॉयर है। चलो अब हम बात करते हैं क्या, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इसके अंदर इस स्कीम के अंदर क्या बोला गया, ईपीएफ इज अवेलेबल टू ऑल सैलरीड एम्प्लॉयज सब्जेक्ट टू रूल्स लेड बाय ईपीएफओ। बेटा ईपीएफओ का पेपर देने वाला है ना कुछ लोग, उनको पता होना चाहिए। In this case, employer and employee contribute a percentage of employee salary to employee EPF account. Employer और employer दोनों contribute कर रहे हैं। किस किस पे applicable है? Foundations which are फैक्ट्री जब मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उसके अंदर बताया गया कि स्पेसिफाइड कुछ लोग जो शेड्यूल 1 के अंदर फैक्ट्री स्पेसिफाइड है उसके अंदर अगर 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज है तो आपको ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अदर फाउंडेशन और भी कोई कंपनीज है जो फैक्ट्री नहीं है बट काम करे, जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, कुछ भी हो गए, उसके अंदर अगर 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज है उनको कंट्रीब्यूट करना है। ऑर्गेनाइजेशन लेस देन 20, मेरे पास 5 एम्प्लॉइज है बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि नहीं मेरे को अपने एम्प्लॉइज प्यारे हैं, मैं ईपीएफओ में इनका कंट्रीब्यूशन करूंगा, आप कर सकते हो। वॉलंटरी, बेटा अच्छा काम करो ना, कोई नहीं रोकता अच्छा काम करने से, आप वॉलंटरीली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो अगर आपके बीच से आप उसकी रिक्वायरमेंट में नहीं आते। हमें इतनी बात समझ में आती है बट हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। कुछ ईपीएफ, बेटे ईपीएफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो आपका पेंशन क्या कहते हैं टेक केयर कर रही है, मतलब रीजन ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि वो पैसा सेफ रहे। बट कुछ कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है कि हम ईपीएफओ को पैसा ना देके हम अपनी कंपनी खुद का ट्रस्ट बना लेते हैं। खुद का गवर्नमेंट अलाउ करती है, आप खुद का ट्रस्ट बना लो और खुद ही मैनेज कर लो, बट ईपीएफओ आपका ध्यान रखेगा। ईपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आती है और जो ये प्राइवेट ट्रस्ट बनते हैं, प्राइवेट कंपनियां अपना पीएफ बनाती है जो, वो ईपीएफओ उनको ध्यान रखती है कि तुम सही जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो है, वो मतलब आपने ठीक से मेंटेन किया है, ज्यादा रिस्की एसेट नहीं है और उसका पैसा कहाँ कहाँ पे लगा हो सारा वो ध्यान रख दिया, तो पैसा कहीं जा नहीं सकता, ईपीएफओ ध्यान रख लिया। अभी तक ऐसा कोई स्कैम आया नहीं है जो मैं आपको बताऊं।
ठीक है सर, मैं समझ आता है एक प्राइवेट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट है, बट प्राइवेट कंपनियां क्यों ये काम करती है, क्यों वो परेशानी लेती है, किस बात की परेशानी? कंट्रीब्यूट करो, काम खत्म करो। अच्छा, ईपीएफओ में अगर आप किसी कंपनी को क्या कहते हैं, आपको पैसा डालना है किसी प्राइवेट कंपनी को, तो उसको 1.1%, 1.1%, बट प्राइवेट कंपनी किसी को, प्राइवेट या पब्लिक या पीएसयू किसी को भी डालना है ना, ईपीएफओ अगर अलग ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको बेटे 1.1 एडमिन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, जो भी सैलरीज कॉन्ट्रीब्यूट है बेटे 1.1% का एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस दे सकते हैं। यही ईपीएफओ की कमाई है। बात समझ में आती है? हाँ। अब जब ये प्राइवेट ट्रस्ट की गवर्नमेंट ने आपको कहा कि आप प्राइवेट ट्रस्ट बना के काम कर लो, तो एडमिन चार्जेस तो कम हो जाने चाहिए। ईपीएफओ हमारे ऊपर ध्यान रख रहा है प्राइवेट ट्रस्ट के ऊपर, थोड़ा बहुत वो देख रहा है कि कैसे इन्वेस्टमेंट है, बट वो बहुत कम हो जानी चाहिए, 1.1% तो नहीं रहनी चाहिए। तो बेटे वो 0.18% रह जाती है, 0.18% रह जाती है अगर आप प्राइवेट ट्रस्ट के थ्रू काम कर रहे हो। बेटे मैंने एक जगह काम किया है, वो प्राइवेट ट्रस्ट अपना मेंटेन करते थे, तो मेरा एक दो जगह का जो मेरा पैसा ईपीएफ का वो यूएएन नंबर में मुझे मिलता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ईपीएफओ में जाके मेरे पास कुछ कंपनीज मेरी रजिस्टर्ड है, वहां पे नाम आ रहा है, जिन्होंने मेरे लिए ईपीएफओ जमा कराया। और जो ये कंपनी जो प्राइवेट ट्रस्ट अपना मेंटेन करती है, वो जब आप वहां पे नौकरी को कहोगे टाटा बाय बाय, तो आपकी लास्ट सैलरी जब आपको दे रहे होंगे, आपसे फॉर्म भरवाएंगे, तो आप बोल देंगे कि आपको क्या करना है, आपको इसको ट्रांसफर करवाना है अपने यूएएन के अंदर, या आपको इसको विड्रॉ करना है। तो मैं तो बेटे विड्रॉ वाले पे साइन किया और आ गया। तो आपको लास्ट सैलरी के साथ कुछ टाइम गैप के बीच में वो पैसा वापस आ जाता है। बात समझ में आती है? हाँ, हमें बात समझ में आती है, कोई गलत नहीं करेगा बेटा, पैसा वापस आएगा ही आएगा। some companies बेटे ईपीएफओ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, some companies have formed their own pf trust to manage the contribution of employees instead of sending them to ईपीएफओ। हम ईपीएफओ नहीं भेज रहे, हम अपना खुद करेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, एक और बात, फाइनेंस के रिस्पेक्ट के अंदर बेटे कितनी सैलरीज का कंट्रीब्यूशन होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 1000 करोड़ के हिसाब से बेटे 1.1% एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 11 करोड़ के अराउंड होते हैं। बात समझ आती है? 11 करोड़, और इधर कितने बेटे 1.8 करोड़। जितना भी डिफरेंस आया, आप किसी प्राइवेट फर्म को हायर करो और उनसे अपने पीएफ ट्रस्ट का काम करवाओ। सीएस होते हैं, काफी सारी फर्म्स होते हैं जो सर्विसेज को देती है। तो ये प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं कि 11 करोड़ रुपए ईपीएफओ, फॉर एग्जांपल 11 करोड़ रुपए ईपीएफओ वालों को देने हैं, इससे बढ़िया उनको 1.8% का एडमिन चार्जेस दो, अराउंड 1.8 करोड़, और बाहर से कोई सीए फर्म या फिर कोई प्रोफेशनल्स को हायर करो कि आप हमारे ईपीएफ ट्रस्ट का ध्यान रखो, सारी इन्वेस्टमेंट, हमारे सारे जो हमारे एम्प्लॉयज की क्वेरीज है उनको आप सॉल्व करो, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे साल का, 2 करोड़। बेटे भाग भाग के कंपनी आती है ऐसा काम करने के लिए। बात समझ में आती है? तो नेट नेट 7-8 करोड़ का बेनिफिट है अपना ट्रस्ट बनाने में हर साल का। बात समझ में आती है? हाँ, हमें समझ में आती है। चलो हम इसके बारे में और पढ़ाई करते हैं। दीज कंपनीज हैव ऑब्टेन्ड एन एग्जेम्पशन फ्रॉम ईपीएफओ। ईपीएफओ को लेटर लिख दिया, भाई हम आपके पास नहीं कर रहे, हम अपना खुद कर रहे हैं, तो हमें एग्जेम्प्ट कर दो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करने से। हेंस दे आर कॉल्ड exempted establishment in EPFO. Private PF trust functions according to the same rules as per EPF. जो रूल्स है वो सेम ही रहेंगे, जो ईपीएफओ के रूल्स है और प्राइवेट ट्रस्ट के रूल है सेम ही रहेंगे, ठीक है। एंड मेंबर्स आर अलॉटेड यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, जो ईपीएफओ का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, आप एनपीएस का पेपर दे रहे हो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म। बट passbook of employees of exempted trust is not available on EPFO साइट। जब हमारा पैसा ईपीएफओ वाले के पास नहीं जा रहा, तो हम अपने यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पे जब हम लॉगिन करेंगे, तो ये प्राइवेट ट्रस्ट वालों का हमें कंट्रीब्यूशन दिखाएगा ही नहीं वहां पे। बात समझ में आती है? हाँ। There are more than 1000 such companies in India, large company like TCS, Wipro, HUL, Reliance, Public, भेल, बेटे सारी उसमें कॉन्टेक्ट कहते हैं, हम अपना खुद का मेंटेन कर लेंगे। बात समझ में आती है? हाँ, मैं समझ में आती है। कुछ समझ में नहीं आता तो रिटायरमेंट में को क्या करो, रिटायरमेंट करो, मेरे को आप टेलीग्राम पे पिंग करो कि सर हमें कुछ समझ में नहीं, आपने क्या घटिया पढ़ा है। चलो बात आती है पीपीएफ, वेरी फेमस अमंग्स कौन से, जो छोटे मोटे दुकानदार है। पीपीएफ के अंदर सारे के सारे पैसा कहते हैं कि हाँ भाई सीधे सीधे डिडक्शन लो 1.5 लाख रुपए की। पीपीएफ इज अ पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान विच ऑफर्स कैपिटल प्रिजर्वेशन एंड अट्रैक्टिव।
इसका बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था ना अभी 7.1%। अभी क्या कहते हैं निर्मला 1 अप्रैल को इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, मतलब सुबह सुबह कम हुआ, फिर उसके दिन सुबह सुबह वो वापस बढ़ गया, क्योंकि बेटा सब कुछ देखना होता है ना, इलेक्शन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, जो भी है चलो वो बात छोड़ो। इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे मिलते हैं, मोटी मोटी बात यही है। तो ये काफी अट्रैक्टिव है, काफी लोग पीपीएफ में अपना पैसा जमा कराते हैं। पीपी हैज द ई स्टेटस। ये सर ट्रिपल ई क्या है बट एग्जाम्प्ट 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 है। पैसा जब आप इसमें पैसा डाल रहे हो तब आपको क्या कहते हैं एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलेगी, टैक्स नहीं देना। आप जो इंटरेस्ट कमा रहे हो वो भी एग्जाम्प्ट, जो आपको हर मंथ के मंथ इंटरेस्ट मिलेगा। बेटे ड्यूरिंग द एंड मंथ जब आप ये 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हो ना, एंड महीने के अंदर, एंड मतलब ड्यूरिंग द एंड, आप अपना जब ये इसका टेन्योर पूरा कंप्लीट करने के अराउंड पहुंचते हो ना, 3-4 लाख रुपए के लोगों को इंटरेस्ट मिलते हैं 1 साल के अंदर। वो सारा एग्जाम्प्ट ई 2 ई हो गए बेटा, 2 ई हो गए। थर्ड ई है जब आप पैसा वापस लेकर आओगे, क्या कहते हैं पीपीएफ वालों से, हमें पैसा दे दो वापस, वो भी एग्जाम्प्ट। ट्रिपल ई का मतलब बेटे ये तीनों बारी में एग्जाम्प्ट, इसलिए बहुत बहुत फेमस है ये। आगे बताओ सर, इसके बाद आया बेटा एनपीएस। अच्छा, पीपीएफ के अंदर आपने जो इन्वेस्टमेंट कर दी, पीपीएफ वाले आपसे कुछ पूछने नहीं, पैसा दो और निकलो यहाँ से, पैसा दो और बाहर जाओ। सुनते नहीं बेटा, जनरली काफी कंपनी, काफी बैंक इसका कंट्रीब्यूशन लेते हैं, पैसा दो और जाओ, भूल जाओ, ऐसा वाला चक्कर है, कोई नहीं सुनता। नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम, एनपीएस। एनपीएस बेटा, एनपीएस। एनपीएस के अंदर क्या है, थोड़ा सा ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आया गया। इन्होंने बोला आप अपना पैसा हमें दे रहे हो एनपीएस के अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे हो, और आप ही बताओ हम इसको कौन से असेट में इन्वेस्ट करें। हैं? हाँ बेटे, जिस समय आया था ना, मेरे पापा को मैंने बोला कि भैया, आप डैड को बोला आप इन्वेस्टमेंट करो, उसमें 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन है, आप इन्वेस्ट करो। हम भरने चले गए, मैं तब पता नहीं शायद इंटर्नशिप में था, कहा था, मतलब मैंने चीजें स्टार्ट करी थी जो भी था। अब उसमें बड़े सारे रिलायंस विलायंस हर जगह के ना वो रखे हुए, क्या कहते हैं, टिक करो आपको कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, उसमें लिखा हुआ था ब्लू चिप बड़ी कंपनी ला। तो मैंने बोला हाँ यार ब्लू चिप, मुझे नहीं पता होता था कि बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर पैसा लगा दो सेफ है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पापा को इसका पैसा वापस मिला, 5 साल की इन्वेस्टमेंट करी और पैसा वापस मिल गया। मैं आपको नहीं बता रहा कि कितना पैसा मिला, बट ओके रिटर्न से। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस कैन बी मेड फ्रॉम अ यंग एज ऑफ 18। अच्छा, तो उसमें मोटी बात क्या है बेटा, आपको इन्वेस्टमेंट करने का इसके अंदर वो देते हैं कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, खुद ही बताओ। वाओ, एनपीएस ऑफर इन्वेस्टर द एक्टिव चॉइस एंड ऑटो चॉइस। Active choice and auto choice. In active choice, 50% of your contribution is invested in equity, while rest in government, security and corporate bond. In auto choice, investments are made in mix of corporate, government and depending upon your age. जैसा भी होगा, ठीक है। इसके अंदर भी ये भी कंट्रीब्यूशन प्लान है, एनपीएस भी। इसके अंदर आपको पता नहीं आपको एंड में कितना पैसा आने वाला होगा। मेरे पापा मुझसे रोज पूछते थे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मैं कहता था रफली इसके अराउंड आ जाएगा, रफली। वो हमेशा ही पूछते रहते थे। अब इस चीज से बचने के लिए, कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा से बचने के लिए, गवर्नमेंट ने बोला अटल पेंशन योजना लेकर आई। हम क्या कह रहे हैं, ये मिक्स कर दिया। इन्होंने कहा डिफाइंड बेनिफिट और कंट्रीब्यूशन को मिक्स कर दिया। डिफाइंड बेनिफिट के अंदर आपको पता होता है आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, हाँ हमें पता होता है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन जनरली आपको नहीं पता आपको कितने पैसे मिलने वाले। अटल पेंशन योजना के अंदर उन्होंने क्या बोला, आप डिफाइंड कंट्रीब्यूट करो। उन्होंने एज के रिस्पेक्ट में बेटे बड़े सारे चार्ट है, इसका लेक्चर अलग से आएगा, एनपीएस का लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देख लो। अटल पेंशन योजना का डिटेल लेक्चर अलग से आएगा, बट इसके अंदर एक चार्ट देते हैं कि आप इस एज के हो, आपको कितनी पेंशन रिसीव करनी है। इन्होंने बता रखा है आप 1,000 रुपए पर मंथ रिसीव करना चाहो तो आपको इतनी पेमेंट करनी है प्रीमियम की मंथली। आपको 2,000 रुपए पर मंथ रिसीव करने हैं तो आपको इतना कंट्रीब्यूशन पे करना है हर महीने का महीने आपकी एज के हिसाब से। इसके अंदर बेटे 40 की मैक्सिमम एज है, 40 की उम्र तक आप इसमें एनरोलमेंट करा सकते हो। आपको 60 के बाद इसमें से रिसीव होना स्टार्ट होगा, मतलब आपको मिनिमम 20 साल के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आप 18 साल 20 साल की उम्र से स्टार्ट कर दोगे तो आपका कम होगा, अगर आप वही 40 में एनरोल कराओगे तो थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा होगा। आप प्रीमियम देते रहो, और उन्होंने आपको पहले ही बता दिया आपको हम कितनी पेंशन देंगे। वाओ, मियाँ बीबी जो दोनों है उनको दोनों को इनमें एनरोल कराना चाहिए, चाहे जितना मर्जी पैसा हो। बेटे क्या दिक्कत है, कम कम पेंशन है, ज्यादा नहीं है। आप भी एनरोल आज के आज जाके बात करो,
फिर किसी भी बैंक के पास जाओ, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बैंक एग्रीगेटर के पास जाओ और बोलो मेरे को अटल पेंशन योजना के अंदर अभी रजिस्टर कर दो, ठीक है। हाँ, इन्होंने बोला 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए पर मंथ, 4,000 या 5,000 रुपए पर मंथ आपको रिसीव करने हैं। तो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी एज के हिसाब से पहले ही बता दिया, आप 60 की एज तक कॉन्ट्रीब्यूट करो और फिर ये डिफाइंड जो भी आपने ब्रैकेट को चूज किया वो पेंशन लेके चले जाओ। बात समझ आती है? हाँ, मोटी मोटी बात बेटे पेंशन की यही है, यही है, यही है। बाकी इसके क्वेश्चन आपको जो बेटे क्या कहते हैं, जो यहाँ पर आए हुए थे सारे की सारी ऑडियंस जो सिर्फ अपने पेंशन के बारे में देखने आए थे, वेरी गुड, आपके लिए बात खत्म। अब जो एनपीएस ट्रस्ट का पेपर देने वाले हैं उनको अगर इनके एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, कृपया ज्वाइन करें। जिनको कोर्स लेना है कृपया कोर्स लें और हम पर्सनली अवेलेबल है आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। ये बड़ी एडटेक कंपनी से अलग फीचर हम प्रोवाइड करते हैं। बड़ी एडटेक कंपनीज आपको कोर्स दे देंगी और आपको कहेंगे देखते रहो, समझते रहो, जो आपको जितना आपको समझ में आ रहा है वो दिल खोल के आपको लेक्चर्स देंगे कि हाँ जितना देख सकते हो, जितनी आपकी शक्ति आप उतना देख लो, समझ में आए ना आए हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे लेक्चर्स के अंदर हम आपके साथ फोन पे एंगेज करेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं ही पर्सनली आपसे इन्वॉल्व होऊंगा ताकि आपको समझ में आए, आपको वैल्यू फॉर मनी लगे। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप कुछ कॉन्फिडेंस लेके जाओ एग्जाम देने के लिए। मोटी मोटी बात इतनी है, इससे ज्यादा प्रमोशन मैं कर नहीं सकता अपने। चलो जी, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा। बाय बाय।